नमस्कार। चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार का शोर थम गया है। पूरे चुनाव के दौरान हिमाचल में बीजेपी का धुआंधार प्रचार देखने को मिला। वहीं कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं के बगैर प्रचार की मुहिम चलाई। आज जनादेश में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही आज हम आपको बताएंगे गुजरात चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, जिसके तहत 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि गुजरात में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है या फिर आम आदमी पार्टी से। लेकिन शुरुआत हिमाचल प्रदेश से के चुनाव प्रचार के शोर थमने से। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग पार्टियों का धुआंधार प्रचार अभियान आज शाम थम गया। अब राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 12 नवंबर को होगा मतदान। इस बार चुनाव में 24 महिलाएं, 388 पुरुष और 412 प्रत्याशी, कुल प्रत्याशी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन महीने भर से चल रहे चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार को थम गया। प्रदेश के 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन भी धुआंधार रैलियां की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की फतेहपुर, घुमारवी और झंडूता में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 जनसभाओं के जरिए पार्टी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने 16 विधानसभा क्षेत्र और पानवटा साहिब में जनसभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने भी हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार रैलियां की। गुरुवार को उन्होंने बंजार, बाल, धनौटू और गगरेट में पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर के ज्वालड़ा, मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी और फिर करसोग के बरल में जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने शिमला जिला के रोडू विधानसभा क्षेत्र के पुजारली में एक जनसभा कर पार्टी के लिए वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कांगड़ा जिले के विधानसभा दोहरा और फिर हमीरपुर जिला के नादौन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। गुरुवार को उन्होंने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सतौन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के जरिए कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने शाहपुर, बैजनाथ, कुल्लू और दरंग विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगे। उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी। इस बार के चुनावों में 18-19 वर्ष की आयु के 1,93,106 युवा नई सरकार को चुनेंगे। हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष जबकि 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता है। वही 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता है, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता है। ये मतदाता अब की बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे। इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक 11 प्रत्याशी जबकि सबसे कम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराह विधानसभा क्षेत्र, लाहौल स्पीति और मंडी जिले का दंग्र विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जहां मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के 3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में कुल 68 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। कांगड़ा सहित तमाम जिलों के दुर्गम स्थानों पर मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कल से ही पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। इंतजार की घड़ी हुई खत्म जब हिमाचल की जागरूक मतदाता 12 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच जनता सत्ता की चाबी आखिर किसे सौंपती है और किस पार्टी को अपना जनादेश देती है, इसका फैसला शनिवार को हो जाएगा। इस बीच 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने भी खासा तैयारियां कर ली है, जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान मुमकिन हो सके। जिला कांगड़ा के अंदर जो 15 निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पे 1625 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं और 2 हमने सहायक पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, एक बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंदर और एक धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। सभी जो सुरक्षा इंतजाम है वो किए गए हैं। हमारे यहाँ लगभग 19 ऐसे नाके हैं जो इंटर स्टेट नाके हैं और पंजाब स्टेट के साथ वो लगते हैं। उनको हमारी तरफ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। वहाँ पे सीसीटीवी कवरेज की गई है, वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, सीएपीएफ की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है। इस बार के चुनाव में कांगड़ा के 15 सीटों पर कुल पोलिंग बूथों की संख्या 1627 कर दी गई है, जिसमें मॉडल बूथ की संख्या 30, साथ ही 30 सखी पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, जिस पर लगभग 6508 से अधिक चुनाव संबंधी अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन पोलिंग बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 18 कंपनियां तैनात की गई है, जिसमें आरपीएफ की 2, सीआरपीएफ की 3, बीएसएफ की 18, एसएसबी की 6 और आईटीबीपी की 1 और बीएसएफ की 6 कंपनियां भी चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। साथ ही राज्य पुलिस के 1800 के लगभग जवान एवं 1660 होमगार्ड, जिसमें 500 हिमाचल और 1160 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावी ड्यूटी में तैनात होंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर आज थम गया है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टियों को पूरी तैयारी के साथ मतदान बूथ की तरफ रवाना कर दिया है। जिला सोलन में स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। अलग अलग 5 विधानसभा क्षेत्र में उपमंडला अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। जिला सोलन के सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। लाहौल स्पीति के काजा में विधानसभा चुनाव को लेकर वीरवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। सहायक निर्वाचन अधिकारी गुंजीत सिंह चीमा ने मतदान प्रक्रिया को लेकर सभी पोलिंग पार्टियों को जानकारी दी। 29 पोलिंग स्टेशन पर 29 पोलिंग पार्टियां भेजी गई, जबकि 8 पोलिंग पार्टियां रिजर्व में रहेगी। सभी पोलिंग पार्टियों को सामान्य सामग्री भी वितरित की गई। इस बार स्पीति खंड में कुल 8247 मतदाता है, जिसमें 4007 पुरुष और 4239 महिला मतदाता है। सबसे अधिक मतदाता काजा मतदान केंद्र में है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 811 है, जबकि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग में सबसे कम मतदाता 52 है। वहीं क्यूलिक में महिला पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां पर सारी पोलिंग पार्टी में महिला कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा चुनावों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिसके तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 50 कर्मियों को लाहौल स्पीति और चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्रों में तैनात किया है। यह तैनाती किसी अप्रिय घटना अथवा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए की गई है। जिला मुख्यालय चंबा और पांगी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 10-10 कर्मी, जबकि एनडीआरएफ के 10-10 कर्मी जिला मुख्यालय लाहौल स्पीति, काजा और उदयपुर में तैनात किए गए हैं।
ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरी तरह से आज थम चुका है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रचार कैसा रहा और इसका अब क्या असर देखने को मिलेगा, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांगड़ा से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट और हमीरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं विक्रमजीत सिंह। इन दोनों ही रिपोर्टर्स ने हिमाचल के कोने कोने में जाकर तमाम पार्टियों की रैलियां अटेंड करी, वहां से हमें लगातार खबरें भेजी। सबसे पहले उर्मिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चुनाव प्रचार देखा गया, इसमें हमने देखा कि बीजेपी ने अपने सारे स्टार प्रचारक जो हिमाचल के अंदर झोंक दिए थे, वहीं कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी पिछड़ती नजर आई। उसने प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे किसी बड़े नेता पर अपना भरोसा नहीं दिखाया और बड़े नेता यहां तक कि राहुल गांधी भी हिमाचल में एक भी दिन चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। अब जब चुनाव प्रचार थम गया है तो ऐसे में क्या लगता है इसका नतीजों पर क्या असर देखने को मिलेगा? जी प्रखर, बिल्कुल जैसे कि आज जो 10 तारीख है, शाम 5 बजे आते आते जो है 5 बजे के बाद यहाँ पर दिन भर जो है देखा गया कि तमाम जो राजनीतिक दल थे उनके राष्ट्रीय नेता यहाँ पर ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे और शाम को 5 बजे आते आते ये चुनाव प्रचार थम गया। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनावी शोर था वो जो है थम गया है और दूसरी तरफ अब जनता जो है शांत मन से सोचेगी कि हिमाचल के जो 68 विधानसभा सीटों पर है उसकी चाबी अब किसको दी जाए। हालांकि इस पूरे चुनाव पर अगर नजर डालें प्रखर, जैसे कि हम कई दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार कवर कर रहे हैं, उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचार किया है। तमाम अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 4 जनसभाएं की हैं, गृह मंत्री ने की हैं, उसके अलावा केंद्रीय तमाम जो मंत्री थे और राष्ट्रीय नेता थे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने यहाँ पर कई जनसभाएं और कह सकते हैं कि जनसंपर्क अभियान किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो बागडोर संभाली थी वो प्रियंका गांधी ने संभाली थी और आखिरी के दिनों में जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के वो भी आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरे चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जितने शुरुआती शोर कर रही थी उसमें आखिरी दौर में आते आते कहीं ना कहीं वो जो है रेस से बाहर दिखाई दी। हालांकि ये सारा फैसला जो है जनता जनार्दन को करना है। अब मात्र 48 घंटे से भी कम, क्योंकि कह सकते हैं आपकी काउंटडाउन शुरू हो गया है जब जनता जनार्दन जो है अपना जनादेश देगी और इसका पता 8 तारीख दिसंबर को चलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्रखर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने भी जो है पूरी अपनी तैयारियां कर दी हैं। तमाम पोलिंग पार्टियों को जो है यहां से मतदान बूथ की तरफ रवाना कर दिया गया है, जिसमें कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही तमाम जो राज्य से लगे हुए तमाम जो दूसरे राज्य हैं उस पूरे राज्य की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है पूरी तरीके से। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से अलावा जो है कैमरे से भी जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अगर प्रखर बात की जाए लाहौल स्पीति क्षेत्र की तो काफी जो है हम जानते हैं कि विषम भौगोलिक स्थिति वाला है, वहां पर भी तमाम पोलिंग पार्टियों को जो है रवाना कर दिया गया है। जब हमने यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है कांगड़ा की कि एक दिन पहले ही आपने कर दिया, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हमने इसलिए किया है ताकि जो हमारे पोलिंग पार्टियां हैं वो जो है जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह भी हैं इस वक्त, उनसे भी हमें बात करनी होगी। विक्रमजीत, एक मुद्दा ऐसा है जो इन चुनावों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। आज मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा, सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से भरोसा दिलाया और कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो जब आखिरी समय में जो सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने एक जो भरोसा दिलाया है, इसका चुनावों में कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एम्प्लॉयड स्टेट है, यहाँ बिजनेसमैन जो है बहुत कम संख्या में है, तो ऐसे में जो है यहाँ एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस जो बात कर रही है वो बात कर रही है राजस्थान की, कि राजस्थान में जो है जिस प्रकार की स्कीम थी वो यहां पर लागू करेंगे। बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये लागू क्यों नहीं किया गया था, क्या वजह थी कि कांग्रेस इतनी देर कर रही है और इसके बाद जो है इसको एक चुनावी मुद्दा बना रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ किया गया है, लेकिन हालांकि ये मुद्दा है चुनाव के दौरान और कांग्रेस इसके आधार पर वोट भी मांग रही है लोगों से कि अगर उनके वोट अगर
मिलते हैं तो जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाएगा। जी विक्रमजीत, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उर्मिलेश आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश में ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी महासचिव और गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की सूची में क्या है खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने योद्धाओं की बहुप्रतीक्षित सूची गुरुवार को जारी कर दी। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची में 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। नंबर 41 घाटलोडिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बुधवार को हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट पर मुहर लगी थी। विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा, RC फल्दू, प्रदीप सिंह जडेजा, सौरभ पटेल ने स्वयं ही पत्र लिखकर भाजपा अध्यक्ष से चुनाव न लड़ने और पार्टी के लिए काम करते रहने को कहा है। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा की पहली सूची में पार्टी ने अनुसूचित जाति के 13, अनुसूचित जनजाति के 24 और 14 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिए हैं, जबकि 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69। पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। वहीं हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। राजकोट पश्चिम से विजय रूपाणी चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट मिला है।
मोरबी से मौजूदा विधायक का टिकट इस बार काट दिया गया है। हादसे के वक्त लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक कांति लाल भाई पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाते हुए उन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गांधी धाम से मालती बहन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 182 में से 160 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी की पहली सूची में मोरबी हादसे का भी असर दिखा। मोरबी से मौजूदा विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटा गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिला है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 प्रत्याशियों को इस बार पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। भाजपा की पहली सूची में 14 महिलाओं के नाम शामिल हैं। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी ने एक ही बार में अपने 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ने 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? प्रखर, देखिए, न सिर्फ 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, इसमें 4 पूर्व मंत्री हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उसमें से कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी के संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। बल्कि अगर आप उम्मीदवारों के लिहाज से देखें, पिछली बार जो उम्मीदवार मैदान में उतरे थे तो ये संख्या और ज्यादा हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इससे काफी ज्यादा उम्मीदवार जो पिछली बार चुनाव मैदान में उतरे थे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। यानी 38 तो केवल मौजूदा विधायक है। इसके अलावा अगर उम्मीदवारों को देखें तो ये संख्या बहुत बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, तो ऐसे में बीजेपी जो संगठन में काम कर रहे युवा हैं या फिर दूसरे दलों से बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से मौका दिया जाए, उसमें बीजेपी कामयाब रही है। तो निश्चित तौर पर उसका एक असर दिखाई देगा जब पूरे टिकट वितरण में युवाओं को टिकट देने की एक छाप दिखाई देती है। अगर आप देखें 160 उम्मीदवारों की लिस्ट और उसमें भी आधे से ज्यादा टिकट ओबीसी, SC, ST, क्योंकि आदिवासी समुदाय का बहुत प्रभाव है, तो हम देख रहे हैं कि उनको टिकट गया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि रणनीति के तहत बीजेपी इस पर आगे बढ़ी है कि जो उम्रदराज नेता है उनको चुनाव न लड़ाकर उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाए और उसके लिए खुद वो नेता आ गया है। और दूसरी तरफ युवाओं को भरसक जितनी कोशिश हो सकती है उतना अवसर देने का प्रयास किया गया है। जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, निश्चित तौर पर पार्टी जिस योजना पर आगे बढ़ना चाहती थी गुजरात में, उसमें सफलतापूर्वक टिकट वितरण में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। इस आज के पहली सूची के लिहाज से जो 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, हम 22 जो उम्मीदवार बचे हैं उसमें कुछ और बड़े, एक तरह से जब ये सीटें आएंगी तब उसमें हम देखेंगे कुछ और नए चेहरों को टिकट मिल सकता है। शैलेंद्र, जब एक तरफ बीजेपी की चुनावी लिस्ट जारी हो गई, वहीं आज गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो अपना प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी को नहीं मानते हैं और उनका असली मुकाबला, बीजेपी का असली मुकाबला कांग्रेस से है। जी देखिए प्रखर, दरअसल बीजेपी के कहने के ये पीछे एक कारण है, क्योंकि आप देखिए उपचुनाव हुआ हरियाणा में एक सीट पर, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर गए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गए, जमकर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी पूरी त्रिकोणीय मुकाबले में है। लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो दरअसल बीजेपी का यह दावा है कि आम आदमी पार्टी की जो रणनीति होती है वो शोर मचाने की ज्यादा होती है,
मीडिया में चर्चा की ज्यादा होती है, सोशल मीडिया पर ज्यादा होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर दरअसल उनका कोई उतना वजूद नहीं होता है। और यही दावा वो कर रहे हैं कि हिमाचल में जिस तरह से चुनाव के ऐलान से पहले तमाम आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता बीजेपी में शैलेंद्र, आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति शोर मचाने की ज्यादा होती है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के बीच गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपनी 14वीं लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सूची में आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए थराड से वीरचंद भाई चावड़ा, जामनगर साउथ से विशाल त्यागी, जमजोधपुर से हेमंत खावा, तलाला से देवेंद्र सोलंकी, ऊना से सेजलबेन खूंट, भावनगर ग्रामीण से खुमान सिंह गोहिल, खंबात से अरुण गोहिल, करजन से परेश पटेल, जलालपुर से प्रदीप कुमार मिश्रा और अंबर गांव से अशोक मोहन भाई पटेल को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी की 13वीं सूची में 12 नामों की घोषणा की थी। 13वीं सूची में पाटीदार नेता गोपाल इटालिया को करतार गांव से टिकट दिया गया है। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे चुनाव से जुड़ी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Under the visionary